आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि Fe2+ व Fe3+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, दोनों में कौन अधिक अनुचुंबकीय है यह हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, वो हमारे पास है क्या होता है जबकि पोटेशियम परमैग्नेट निम्नलिखित के साथ में क्रिया करता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसकी रासायनिक क्रिया बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें जो पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर हमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे पहले बताना है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि कौन यहाँ पर सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें किसके बारे में पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों हमें आयरन के बारे में प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं सबसे पहले ये जो हमारा आयरन है, ठीक है, लोहा Fe, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26। ठीक है, अब दोस्तों पहला जो हमें यौगिक दिया गया है वो क्या है, वो हमारे पास है Fe2+। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए दोस्तों, यहाँ से बाहर निकल गए, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, ये बच जाएगा दोस्तों हमारा 24। ठीक है, अब दोस्तों हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा 1s2, 2s2, 2p पे हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3p6, 4s के दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 4s में हमारा कितना बच जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और 3d में दोस्तों हमारे कितने होंगे, 3d में 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो हमें दिया गया है वो है Fe3+। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि Fe3+, इसमें दोस्तों हमारा जो है कितने होंगे, 26 हमारा होता है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए तो कितने बच गए, 23। तो अब दोस्तों 23 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p पे 6 इलेक्ट्रॉन, 3s2, 3p पे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4s के तो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो 4s तो 0 रहेगा। अब दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन हमारे 3d से और निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3d5। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखूं 3d में 6 है, 3d में 5 है, हमें बताना है कि इन दोनों में सबसे ज्यादा अनुचुंबकीय किसका होगा। तो दोस्तों हम 3d के लिए ऑर्बिटल यहाँ पर बना लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं d के लिए हमारे कितने बनते हैं, d के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारे 5 खंड बनेंगे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हम किस तरह से दिखाएंगे, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया हमारा 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से दिखाया। अब दोस्तों इसी तरह से यहाँ पर हमारे जो 3d है इसके लिए भी हम 5 इस तरह से कक्षक बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन किस तरह से दिखाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हो गया हमारा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि अगर दोस्तों मैं यहाँ पर देखूं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, तो दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों हमारे क्या है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कहाँ कहाँ पर, 1, 2, 3 और 4। इसमें हमें देखने को कितने मिल रहे हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। और इस वाले में दोस्तों हमारे क्या है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, यहाँ पर हमारे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, तो इसकी संख्या क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो दोस्तों ये हमारा क्या होगा, ये दोस्तों हमारा अधिक अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह अधिक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि इसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे ज्यादा है, यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। अब दोस्तों दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें बोला गया है पोटेशियम परमैग्नेट निम्नलिखित में से किस तरह से क्रिया करता है, हमें यहाँ पर इसका समीकरण बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों में दिया गया है पोटेशियम परमैग्नेट। ठीक है, पर मैग्नेट, तो दोस्तों इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, इसे दोस्तों हम KMnO4 के तौर पे जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, KMnO4, ये होता है दोस्तों पोटेशियम परमैग्नेट का सूत्र। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इसका रासायनिक समीकरण बताना है। ठीक है, तो हम दोस्तों यहाँ पर एक एक करके इसकी अभिक्रिया देखते हैं कि किसके किसके साथ हमें अभिक्रिया पूछी गई है। पहला जो पूछा गया है दोस्तों अम्लीय माध्यम में फेरस सल्फेट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें किसके साथ क्रिया करानी है, फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करानी है, जो कि कौन सी होगी, अम्लीय माध्यम में। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर इसका रासायनिक समीकरण देखते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं फेरस सल्फेट का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, FeSO4, ये होता है दोस्तों हमारा फेरस सल्फेट का सूत्र। ठीक है,
पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, KMnO4। तो ये हो गया हमारा KMnO4, ठीक है। और साथ में दोस्तों हमें क्या बोला गया था, अम्लीय माध्यम में, तो दोस्तों हम यहाँ पर अम्ल ले लेते हैं जो कि होता है हमारा H2SO4। हमने यहाँ पर एक अम्ल ले लिया क्योंकि अम्लीय माध्यम में हमें यहाँ पर क्रिया करानी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है हमारा K2SO4, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, उत्पाद के तौर पे K2SO4 प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर हमें MnSO4 यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें जल प्राप्त होगा, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें जल प्राप्त होता है। साथ में यहाँ पर हमें Fe के 2 मॉलिक्यूल ऑफ Fe के परमाणु यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारी अभिक्रिया पूर्ण होती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले जो बोला गया था फेरस सल्फेट, इसके साथ हमने यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया देख ली, ठीक है, कि किस तरह से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। अब दोस्तों दूसरा हम देखते हैं, जो कि दूसरा हमें दिया गया है क्षारीय माध्यम में एथिलीन के साथ क्रिया, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें क्या करेंगे, क्षारीय माध्यम में एथिलीन के साथ क्रिया कराएंगे, ठीक है, एथिलीन के साथ क्रिया, ठीक है। तो अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एथिलीन का सूत्र देखते हैं। तो एथिलीन क्या होता है दोस्तों, इसे हम जानते हैं C2H4 के तौर पे, ठीक है। इसकी क्रिया हम कराएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जो कि होता है हमारा KMnO4, ठीक है। अब दोस्तों ये जो हमारा होगा कौन से माध्यम में होगा बोला गया था, हमें बोला गया था इसे हमें क्षारीय माध्यम में लेना है। तो यहाँ पर हमने OH- क्षारीय माध्यम में ये अभिक्रिया कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है हमारा CH2, एकल बंध के साथ यहाँ पर हमारा होता है OH, इसके साथ जुड़ा होता है दोस्तों हमारा दूसरा CH2, इसके साथ हमारा एकल बंध में जुड़ा है OH, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें MnO2 यहाँ पर प्राप्त होता है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें KOH, साथ में हमें यहाँ पर KOH मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया दोस्तों इस तरह से यहाँ पर पूरी होती है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे जो अभिष्ट उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, ये जो हमारा दोस्तों अभिष्ट उत्पाद है इसे हम किस नाम से जानते हैं, यही होता है दोस्तों हमारा एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। इसे दोस्तों हम एथिलीन ग्लाइकोल के तौर पे जानते हैं, ठीक है, जो कि हमारा अभिष्ट उत्पाद है। अब दोस्तों तीसरा जो हमें यहाँ पर दिया गया है वो हमारे पास क्या है, उदासीन माध्यम में मैग्नस सल्फेट के साथ अभिक्रिया बतानी है, ठीक है। तो हमारे पास तीसरा क्या है दोस्तों, वो है मैग्नस सल्फेट, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मैग्नस सल्फेट जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है MnSO4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं, ये हो गया हमारा MnSO4 जो कि होता है हमारा मैग्नस सल्फेट। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट जो कि होता है हमारा KMnO4, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके दोस्तों हम 3 मॉलिक्यूल और इसके हम दोस्तों यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल का प्रयोग करते हैं। साथ में उदासीन माध्यम में बोला गया तो उदासीन मॉलिक्यूल हम यहाँ पर जल ले लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम 2 मॉलिक्यूल जल के साथ यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें जो उत्पाद प्राप्त होता है दोस्तों वो हमें प्राप्त होता है 5 मॉलिक्यूल ऑफ MnO2, ठीक है। साथ में दोस्तों यहाँ पर हमें K2SO4 प्राप्त होता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमें अम्लराज H2SO4 यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये वाली अभिक्रिया हमारी पूर्ण होती है, ठीक है। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।